Good morning students, how are you? आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी। कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र की विशेषताओं को बताया है कि उनका जीवन कैसा था, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कैसे वीर गति को प्राप्त हुई, उसके चरित्र की विशेषताएं क्या क्या थी, उनमें कौन कौन से गुण थे, उन सब का वर्णन यहाँ इस कविता के माध्यम से किया गया है। इस कविता में 1857 की क्रांति में जो जिन वीरों ने भाग लिया था या महारानी लक्ष्मीबाई ने जो अपना योगदान दिया था, उन सब का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो आइए इस कविता को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि जब रानी ने या राजवंशों ने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जोश भरा था, भ्रुकुटी तानना क्या होता है, ये होती है भ्रुकुटी, और जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। तो जैसे ही अंग्रेजी सत्ता से परेशान होकर के, अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर के भारतीय राजाओं ने असंतोष जताया था, अपना आक्रोश, अपना गुस्सा व्यक्त किया था, तो जो अंग्रेजों का सिंहासन तो उससे हिल गया था, यानी कि अंग्रेज उससे डर गए थे। और जो बूढ़ा भारत, जो भारत गुलाम, यहाँ भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है, जो सदियों से गुलाम रहा था और उसने अपना अस्तित्व खो दिया था। जैसे बूढ़ा आदमी जो होता है, वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जैसे काम धंधा छोड़ देता है, उसकी एक्टिवता जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और वो लेजी हो जाता है। उसी तरह से भारत देश की स्थिति भी एक बूढ़े व्यक्ति की तरह हो गई थी, जिसमें फिर से एक नया जोश आ गया था। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि भारतीयों में एक नए जोश की भावना जागृत हो गई थी। गुम हुई आज़ादी की, और जो आज़ादी हमने कई सालों पहले खो दी थी, उसे जगाने की सबने अपने मन में ठान ली थी कि अब हम सब आज़ाद होकर रहना चाहेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। दूर फिरंगी को करने को, फिरंगी क्या होते हैं भी अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए सबने अपने मन में ठान ली थी कि अब अंग्रेजों को मार के भगाना है। चमक उठी सन 57 में, और जो तलवारें पुरानी हो चुकी थी, लोगों ने फिर से उन पर धार लगा ली थी, उन्हें चमका लिया था कि अब तो मार काट करके कैसे भी हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। बुंदेले हरबोलों के मुंह, बुंदेलखंड के हरबोले क्या होते हैं भी, जो यशोगान करने वाले होते हैं, राजाओं का जो विरुदावली गाते हैं, राजाओं के यशोगान के जो गीत गाते हैं, बड़ाई करते हैं, उनके मुंह से हमने ये बातें सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई एक मर्दानी औरत थी और वो मर्दों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। भ्रकुटी क्या होती हैं, भौहें होती हैं, गुमी हुई, खोई हुई आज़ादी, स्वतंत्रता, कीमत, मूल्य, फिरंगी, अंग्रेज, ये सारे शब्द मैंने पहले भी आपको करवा रखे हैं। अगला बंद देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो नाना साहिब थे, उन्होंने अपनी उसे मुंह बोली बहन मान रखा था। उनकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन वो उसे अपनी बहन मानते थे और उनका नाम क्या रखा हुआ था, उन्होंने छबीली रखा था।
और वो अपने पिता की एक इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना साहब के साथ ही उसका बचपन बीता था। वो उन्हीं के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी। और उन्होंने बचपन में लड़कियों की तरह गुड़िया वगैरह के खेल नहीं खेले। बचपन से ही उनके खेल क्या थे भी, हथियारों से खेलना उनका शौक था। और बर्छी, तलवार, कटारी ये उसकी सहेलियाँ थी। वो लड़कियों के साथ नहीं खेलती थी, वो बर्छी, ढाल, कटारी चलाना ही बचपन से सीखना उसका शौक था। वीर शिवाजी की गाथाएं, और उस समय महाराष्ट्र के जो वीर शिवाजी थे उनकी कहानियाँ वो सुनती रहती थी, और उनकी कहानियाँ उसे मुँहज़बानी याद हो गई थी। ऐसी महारानी के बारे में हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। अब लेखिका कहती है कि पता नहीं वो कौन से अवतार बन करके आई थी, लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा का अवतार थी, लेकिन थी कोई अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब वो अंग्रेजों पर तलवारों के वार करती थी तो मराठे उनके वारों को देख करके प्रसन्नचित्त हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब सिखा। उसके बचपन के शौक क्या थे भी, जैसे युद्ध कैसे करना है, युद्ध की व्यूह रचना कैसे करनी है, शिकार खेलना, ये सब उसके बचपन के शौक थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सेना को घेरना, कैसे दुश्मन की सेना को घेरना है, किले पे कैसे आक्रमण करना है, इस तरह की वो परियोजनाएं बना करके खेल खेल में वो ऐसे खेला करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। लेखिका कहती है कि उसकी जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी, महाराष्ट्र के लोग जिसे अपनी कुल देवी के रूप में मानते थे, वो भवानी माता ही उसकी भी कुल देवी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत मर्दानी औरत थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब क्या हुआ भाई, रानी लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी की राजा गंगाधर राव के साथ कर दी थी, जो बहुत ही पैसे वाले, धनी और ऐश्वर्य युक्त व्यक्ति थे। और रानी जो थी वो क्या थी, वीरता की प्रतीक थी। तो वीरता की और वैभव की, यानी कि धन दौलत की और वीरता की सगाई रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के रूप में हुई थी। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और अब रानी की शादी हो गई और वो रानी बन करके झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और राजमहल में सभी लोग बधाई के गीत, मंगल गीत गाने लगे और पूरे झांसी में खुशियों की लहर फैल गई जब रानी वहां पे शादी करके आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सब सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। सुभट क्या होते हैं भाई, जो वीर योद्धा होते हैं। वीर योद्धाओं की विरुद्धावली मतलब उनके यशोगान की गाथा जैसे गाई जाती है, उसी तरह से रानी की गाथाएं भी वहाँ पे गाई जाने लगी। और उनकी जोड़ी को देख करके ऐसा लग रहा जैसे चित्रा ने अर्जुन से शादी की हो, चित्रा और अर्जुन की जोड़ी थी, या फिर भगवान शिव और भवानी की जोड़ी हो, ऐसी जोड़ी उन दोनों की लग रही थी। किसकी भी, गंगाधर राव की और रानी लक्ष्मीबाई की। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। अब जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई वहां पे रानी बन के आई तो झांसी का जो सौभाग्य था वो उदय हो गया और महलों में खुशियां छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब जैसे ही रानी शादी होके आई तो वहां पे खुशियों का माहौल बना हुआ था, लेकिन चुपके चुपके जो समय की जो गति थी, मृत्यु का जो चक्र था वो रानी को घेर रहा था, जिसकी सूचना किसी को नहीं थी। और वो चक्र क्या था भाई, कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, कि जो समय का चक्र था उसे तीर चलाने वाले जो रानी के हाथ थे उसमें चूड़ियां अच्छी नहीं लगी, अर्थात रानी का सुहाग छीनना चाहता था। जो समय का चक्र था वो रानी को विधवा बनाना चाहता था और उससे तलवार और तीर ही चलाना
चाहता था। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। और जो रानी कभी कल ही दुल्हन बन के आई थी, थोड़े दिन पहले ही, वही रानी आज विधवा हो गई। भाग्य को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। और राजा की मृत्यु बिना संतान के ही हो गई, अर्थात रानी को कोई संतान नहीं हुई। उसी समय रानी की मृत्यु हो गई, तो रानी इस दुख को सहन नहीं कर पा रही थी और वो दुख में डूबी हुई थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के में हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ने वाली औरत थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। अब क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई के पति जो हैं वो मर गए, और जैसे ही उनके पति मरे तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी थी कि जिस राज्य का राजा मर जाए और उसकी संतान यदि नहीं हो तो वो राज्य किसका हो जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तो उस लैब्स की नीति से जो डलहौजी था वो बहुत खुश हुआ कि झांसी का राजा मर गया और उसको कोई संतान भी नहीं है, तो अब उनका जो राज है वो हमारा हो जाएगा। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई, और झांसी के जो सभी लोग थे उन्होंने रानी का साथ दिया। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, अर्थात महलों के जो लोग थे वो भी अंग्रेजों के प्रति आकर्षित हो गए। और झोपड़ी का मतलब मजदूर वर्ग है यहाँ पे, कि मजदूर वर्ग के लोगों में भी उन्होंने चिंगारी सुलगाई और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें तैयार किया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। और ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी ये किसी के कहने मात्र से नहीं, लोगों के मन में स्वतः ही उत्पन्न हुई थी, अपने आप ही उत्पन्न हुई थी कि लोग अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान हो गए थे और सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसलिए सबके मन में अपने अपने अधिकारों को लेकर के ये ज्वाला भड़की थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी। झांसी के लोग जागृत हो गए थे, चेतना मतलब जागृत होना। दिल्ली के लोग भी जागृत हो गए थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो थे। इस तरह से धीरे धीरे ये लपटें, उस ज्वाला की लपटें, क्रांति की ज्वाला की लपटें कहाँ तक पहुँच गई थी भाई? लखनऊ तक। यानी कि ये धीरे धीरे सब आक्रोश फैलता हुआ लखनऊ के लोगों तक पहुँच गया। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ कानपुर और पटना के लोगों ने भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और बहुत धूम मचाई थी और अंग्रेजों का बहिष्कार किया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और जबलपुर और कोल्हापुर के लोग भी तैयार बैठे थे, केवल बस थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना था, उकसाना था, और उन्हें उकसाते ही वो सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। जब ये स्वतंत्रता की ज्वाला चारों तरफ भड़क उठी थी तो अंग्रेजों के साथ उनका मुकाबला होने लगा और उसमें बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। काम आना का अर्थ होता है मारे जाना। तो इस स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत सारे लोग शहीद हुए। कौन कौन हुए? नाना धुंधु पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, जिसमें नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, इनके नाम प्रसिद्ध हैं। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह और ये अभिराम सैनिक रहे जो निरंतर लड़ते रहे, उनके नाम इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, जो ऐसे वीर जो निरंतर लड़ते रहे उनके नाम भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो अंग्रेजों का जुर्म कहलाती थी। अंग्रेजों ने उन्हें क्या कहा भाई? उनके इस कार्य को अंग्रेजों ने अपराध कहा, एक जुर्म कहा, परंतु उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। यह कहानी हमने उनकी इस कुर्बानी को शायद अपराध समझा जाए। अंग्रेज तो उसे अपराध ही समझते थे क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी। लेकिन उन्होंने ये क्यों किया था भाई?
देश की स्वतंत्रता के लिए किया था। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह सुनी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। चलो अब लेखिका कहते हैं कि इनकी कहानी को छोड़ो, अब हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहां लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब हम वहां चलते हैं जहां लक्ष्मीबाई मर्द की तरह मर्दों के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अब रानी से लड़ने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल वाकर जो था अंग्रेजी सरकार का, वो रानी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद असमानों में। अब रानी ने भी उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार खींची, और द्वंद क्या होता है? युद्ध। दोनों में आमने सामने का युद्ध हुआ। असमानों में मतलब दोनों ताकत में असमान थे, क्योंकि वो स्त्री थी, वो पुरुष था, और दोनों असमानों के बीच वहां पे युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब रानी ने वाकर को जख्मी कर दिया, और वो रानी के प्रहारों से हैरान हो गया और हार कर वहां से भाग गया। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी थी। रानी बढ़ी, कालपी आई। अब रानी ने वाकर को हरा दिया और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो वो कालपी नामक स्थान पे पहुंची। कर 100 मील निरंतर पार। अब उसने 100 मील 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अब वो कालपी पहुंच जाती है, और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ती है। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। जब वो 100 मील तक उसका घोड़ा चला तो वो थक कर भूमि पर गिर गया और तुरंत मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और फिर वही यमुना के तट पर रानी पहुंच गई थी, जहां उसने अंग्रेजों को फिर से हराया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब रानी वहां से विजय प्राप्त करके आगे बढ़ी, और उसने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। उस समय ग्वालियर के राजा कौन थे भाई? माधवराज सिंधिया थे, जो अंग्रेजों के मित्र बने हुए थे, जो अंग्रेजों की सहायता करते थे। अब रानी ने वहां पे अपना अधिकार जमाया, तो उन्होंने अपनी राजधानी को छोड़ दिया और वो अंग्रेजों के पास चले गए। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत मर्दानी औरत थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिराई थी। अब रानी ग्वालियर पर भी जीत गई, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से अपनी सेना का संगठन किया और रानी का घेराव कर लिया, रानी को फिर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। अब की बार कौन था भाई आगे रानी के सामने? जनरल स्मिथ। सन्मुख मतलब सामने। उसने मुंह की खाई थी। अब वो भी रानी से हार गया। मुंह की खाना क्या होता है? हार जाना। रानी ने उसे भी हरा दिया था। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। अब की बार रानी की जो 2 सखियां थी, काना और मंदरा, वो भी युद्ध में रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी। युद्ध क्षेत्र में रानी की तरह ही उन दोनों ने भी भारी धूम मचाई थी, भारी मार मचाई थी, यानी कि उन्होंने बहुत मारकाट की थी। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन पीछे से जो हुरोज नामक जनरल था, उसने पीछे से आके वार किया तो रानी चारों तरफ से घिर गई थी। बुंदेलखंड के हरबोलों से हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी थी। अब हुरोज ने आकर के सामने स्मिथ था और पीछे से हुरोज आ गया और अंग्रेजों की सेना के बीच में रानी घिरी हुई थी। तो क्या होता है? तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार। फिर भी रानी उनसे डरी नहीं और मार काट करते हुई सेना के पार निकल गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। लेकिन वो सेना को चीरती हुई आगे तो बढ़ गई, लेकिन आगे नदी का नाला आ गया और उनका घोड़ा जो था वो नया घोड़ा था। वो रानी ने उसे ट्रेंड नहीं किया था या फिर रानी का पहले उससे वास्ता नहीं पड़ा था। जो घोड़ा था वो नदी के नाले के ऊपर जाके अटक गया और रानी
उसे क्रॉस, नाले को क्रॉस नहीं कर पाई और पीछे से अंग्रेजों ने उसके ऊपर वार किया और रानी को क्या कर दिया भाई, घायल कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। किंतु सामने नाला था यह संकट विषम अपार। यह विषम मतलब विपरीत, यह एक विपरीत संकट और उसके लिए बड़ा संकट और आ गया था। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। अब रानी का जो घोड़ा था वो नया था, वो अड़ गया और वो नाले के पार नहीं गया। रानी एक शत्रु बहुतेरे, रानी अकेली पड़ गई थी और शत्रु बहुत ज्यादा थे, वो वार पर वार करने लगे और घायल होकर फिर वह सिंहनी गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। अब रानी मर चुकी है। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी अब स्वर्ग सिधार गई और पवित्र चिता ही अब उसकी अंतिम सवारी थी। अब उसे अंतिम कहाँ पे जाना था भाई, अपनी चिता पे ही लेटना था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची हितकारी थी। अब उसका जो तेज है वो अग्नि रूपी तेज में मिल गया और जिस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी वो उसे प्राप्त हो गया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। अभी रानी की आयु केवल 23 वर्ष की ही थी, वो मनुष्य नहीं कोई अवतार ही थी जिसने ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाए। हमको जीवित करने आई अपन स्वतंत्रता नारी थी। हम जो अंग्रेजों के खिलाफ मतलब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके मरे हुए के समान जी रहे थे, उन सब के मन में उसने एक आज़ादी की चिंगारी जलाई और हमें एक जीवित मनुष्य के रूप में तैयार किया ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी और रानी अपने बलिदान से हमें आगे का रास्ता दिखा गई और जो सीख उसे सिखानी थी उस रास्ता हमें सिखा करके वो स्वर्ग सिधार गई। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत मर्दानी औरत थी। अब अंतिम पंक्तियों में लेखिका कहती है कि रानी तुम्हारे बलिदान को हम सदैव याद रखेंगे। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हम भारतवासी आपके इस उपकार को, कृतज्ञ क्या होते हैं भाई, उपकार को मानने वाले। हम भारतवासी आपके इस किए गए उपकार को सदैव मानते रहेंगे। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी और तुम्हारा ये बलिदान हमारे अंदर कभी नष्ट ना होने वाली स्वतंत्रता को प्राप्त करने की भावना जगाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे ये अंग्रेजी सत्ता इस इतिहास को छुपा दे, चाहे ये सारी सच्चाई पे पर्दा डाल दें, लेकिन हम कभी भी तुम्हारे द्वारा दिए गए इस बलिदान को नहीं भुला पाएंगे। हो मदमाती विजय मिटा दे कोलों से, चाहे झांसी इस झांसी को बोलो या तोपों से उड़ा दे, लेकिन झांसी के लोग कभी भी तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसे कभी नहीं भूलेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी। अब तेरी स्मारक क्या होता है भाई, यादगार। तेरी यादगार तू खुद ही होगी, जो हमारे दिलों में तूने छाप छोड़ी है उसे हम कभी नहीं भुलाएंगे और सदैव तुम्हें याद रखेंगे। तू खुद अमिट निशानी थी और तू ही वो ऐसी निशानी थी जो कभी मिट नहीं सकेगी। अंग्रेजी सरकार चाहे तुम्हें कितना ही छुपाना चाहे, तुम्हारे बलिदान को कितना ही छुपाना चाहे, इतिहास को मिटा दे, लेकिन तूने जो किया है वो तेरी निशानी तू खुद ही बनके हमारे दिलों में रहेगी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई ने आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। वो मर्दों की तरह लड़ने वाली एक औरत थी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर झांसी की रानी। तो इस चैप्टर को रीड आउट करके आपको क्या करना है भाई, इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, ढंग से इसे रीड आउट करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कम्प्लीटली इस चैप्टर की व्याख्या करें, इसे समझें, इसका अनुवाद समझें और इसमें से बनने वाले क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग को आप बार बार रिपीट करें,
लर्न करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।